चलो आज हम लोग सेल टॉपिक के दूसरे खंड को आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे सेल में कि सेल क्या है, तो बताए थे मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक की छोटी इकाई है। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सब बताए थे। जीव द्रव से कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सब साल्टन ने बताए थे, स्वान ने। सब बताया, स्लाइडर और स्वान ने। अभी तक हम लोग पढ़े थे कोशिका के छोटे छोटे, कौन बड़ा कोशिका होता है, कौन छोटे का कोशिका होता है, छोटे बताए थे। उसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, अभी तक हम लोग ये पढ़े। उसके बाद पढ़े थे प्रीक्रियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, बताए थे सब। कि बताए थे किसकी अंग विकसित है, तो बता देना है यूकेरियोटिक का। किसका अंग विकसित नहीं है, तो प्रीक्रियोटिक का। कौन तेज से विकास करता है, किसका सेल, तो प्रीक्रियोटिक का, ठीक ना। सब बताए थे यूकेरियोटिक का सेल। चलो हम लोग किसका है, मनुष्य जंतु का, तो यूकेरियोटिक सेल हो गया, बोल देना। तो जो मनुष्य का क्या होगा, यूकेरियोटिक सेल। उसी सेल का दूसरा कड़ी हम लोग है हम लोग पढ़ेंगे कोशिका संरचना में। जैसे कि मान लो ये कोशिका है, इसी को बताए थे, जूम करेंगे तो तुम लोग को बताए थे कि एक पादप कोशिका होता है, बताए थे एक पादप कोशिका है और एक जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका को बड़ा करेंगे तो बताओ गोल आकार की दिखेगा उसका कोशिका, और पादप कोशिका कैसा दिखेगा, चौड़ा दिखेगा, ठीक ना। पादप कोशिका में हम क्या बताए थे, इसमें एक भित्ति पाता है जो कि किस में नहीं पाता है, जंतु में। बताए थे इसमें पाता है तुमको ये प्लास्टिड, जिसको कवक बोले थे, लवक बोले थे, जिसको हम लोग बोटनी में पढ़ेंगे, ठीक ना, वनस्पति विज्ञान में। तो ये हो गया हमारा, बताए थे। तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर जंतु कोशिका का, ठीक ना। तो बताओ हम किस में आते हैं, प्रीक्रियोटिक कोशिका में कि यूकेरियोटिक में? तो यूकेरियोटिक में, ठीक ना। बैक्टीरिया, वैषाणु, जीवाणु सब किस में आता है, ये सब आता है प्रीक्रियोटिक में, ठीक ना। ये पौधे भी किस में आते हैं, यूकेरियोटिक में आते हैं। कल बताए थे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग कोशिका का मेन चीज़ यहाँ भी पढ़ लेंगे। हम बोले थे कि यहाँ पर हम लोग टैब के अनुसार पीटी पढ़ लेंगे, ठीक। अब आता है कि जब हम लोग पादप कोशिका का, ठीक ना, हम लोग देखते हैं जब पादप कोशिका का हम लोग, देखो यहाँ पर फिगर बनाए हुए हैं, पादप कोशिका का जब हम लोग क्या देखते हैं, संरचना का मतलब क्या पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग उसका इकाई पढ़ लिए, छोटा पढ़ लिए। अब उस कोशिका को अगर हम बड़ा करेंगे, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा। कोशिका को मान लो हम जूम करके बड़ा किए, तो उसके अंदर जो भी चीज़ दिखेगा वही कोशिका की संरचना हो गई, बनावट हो गई, इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो देखो, तो ये कोशिका बताए थे, जंतु कोशिका का आकृति कैसा होता है, गोला, ठीक है। तो उसी में एक बाह्य आवरण है। पहले क्या पढ़ना है, जो पूरे कोशिका के अंदर जो जीव द्रव हैं उसको क्या किए हुए है, सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग झिल्ली, ठीक ना। तो सेल में जब पढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे पहले सेल का बाह्य आवरण पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बताओ हमारा सेल कैसा होता, आकृति गोल। आखिर जंतु का सेल का आकृति कैसा होता, गोल, बोलना, ठीक ना। अब उसी सेल को हम संरचना जब देखें दूरबीन से, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ऊपरी आवरण है, जिसको हम लोग बाह्य आवरण बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं झिल्ली। कुछ क्या बोलते हैं हम लोग, झिल्ली बोलते हैं, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा झिल्ली, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब होता है इसी के अंदर जब जाएंगे संरचना में, तो कुछ जीव द्रव दिखेंगे जो गाढ़े एवं चिपचिपे होंगे, ठीक ना, गाढ़े एवं जिसमें जल उल की मात्रा होगी। तो पहला हो गया आवरण, दूसरा हो गया कोशिका के अंदर जीव द्रव, ठीक है। और तीसरा जब जाएंगे तो छोटे छोटे उसमें कोशिकांग होंगे, जैसे केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी काय होगा, सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रोल्स होगा, ठीक है। तो उस कोशिका की संरचना में हम लोग यही पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले कोशिका की संरचना पढ़ने का तरीका क्या है, तो एक छोटा क्या कर लेंगे, एक छोटी सी कोशिका को मान लेंगे कि उसको बड़ा कर दिए, कैसा उसका आकृति बन जाएगा, गोल। बताए थे कि जंतु जगत की कोशिका कैसी होती है, गोल, और पादप की कैसी होगी, चौड़ी होगी, ठीक। अब उस कोशिका के ऊपरी आवरण को देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं झिल्ली। अंदर में जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ रहेगा उसको बोलेंगे जीव द्रव, और उसके अंदर जितने भी अंग रहेंगे देखेंगे कोशिकांग, उसको बोलेंगे कोशिकांग।
कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका का अंग, ठीक है। अब आओ इसी को हम एक एक करेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेल पढ़े थे। अब सेल के चारों तरफ बाह्य आवरण है, उसको हम लोग झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये जंतु में भी होता है और पादप में होता है। तो पादप में क्या होता है कि झिल्ली के बाद एक और होता है जिसको बोलते हैं सेल वाल, ठीक ना, जो उसको बाह्य आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। तो बताओ कि उसका झिल्ली से सिर्फ जंतु विज्ञान में कि पादप में भी? पादप में भी। अब आता है इसके बारे में फैक्ट पूछ लेगा कि जो कोशिका का झिल्ली होता है, जो बाह्य आवरण होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य आवरण। क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य आवरण। आवरण माने क्या हुआ? ऊपरी भाग, कोशिका का सबसे ऊपरी भाग। पादप जंतु कोशिका का सबसे ऊपरी भाग बोलना है, पादप का नहीं बोलना। पादप में इसमें इससे भी एक ऊपर होता है, उसका नाम है सेल वाल। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे सेल वाल, ठीक ना। तो किस कोशिका का सबसे ऊपरी भाग है? जंतु कोशिका का। पादप कोशिका का ऊपरी भाग है कि पादप कोशिका में सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? सेल वाल होता है, ठीक ना। पादप कोशिका में सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? सेल वाल। अब आता है कि ये झिल्ली जो देखेंगे तो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बना है। तो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक ना। जो झिल्ली है, जो हमारा ये झिल्ली ऊपरी आवरण है, इस ये प्रोटीन और लिपिड का बना, फास्फोलिपिड, ठीक ना। प्रोटीन और किसका बना होता है? ये फास्फोलिपिड का। देखो आप इसी में झिल्ली को जो और छोटा किया गया तो देखा गया, तो झिल्ली का जो ऊपरी परत है और जो निचला परत है यही प्रोटीन है, और इसमें तार नुमा ऐसे घुमावदार है, वो लिपिड है, ठीक ना। तो झिल्ली में कितने आवरण है? 3 आवरण है। पहला सबसे पहले आएंगे तो उसमें तोड़ेंगे, जैसे मान लो झिल्ली का ये अंग तोड़ दो तो ऐसे देखो बना हुआ है, ऐसे सब जगह ऐसे 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 से बना हुआ है। तो सबसे ऊपरी आवरण भी प्रोटीन का है, निचला आवरण भी प्रोटीन का, और ये कैसा है? लिपिड है, ठीक ना। तो लिपिड कहाँ होगा? बीच में देखो ऐसे बना है फिगर, ठीक। अब होता है ये झिल्ली के बारे में, इसकी विशेषता जान लो थोड़ा सा। ये अर्ध परागम में होता है, अर्ध परागम में, जिसको हम लोग चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग चयनात्मक क्यों बोलते हैं? इसका काम क्या है? कोशिका के अंदर कौन आएगा, कोशिका से बाहर कौन जाएगा, ये तय करता है ही, ठीक ना। यानी बाहरी आवरण को से जीवाणु को, बैक्टीरिया को शामिल करना, अंदर की खराब पदार्थों को बाहर करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? यही झिल्ली की है। तो झिल्ली का पहला रोल क्या है कि पूरी तरह से जीव द्रव को, जो अंदर में जीव द्रव जो पाए थे, देखो ये सब चीज़, ये जीव द्रव को ऊपर से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो झिल्ली का पहला काम क्या है? ये जीव द्रव को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। जीव द्रव सुरक्षित रहेगा तो उसमें पाए जाने वाले सारे कोशिकांग भी सुरक्षित रहेंगे। ये कैसा होता है? अर्ध परागम में। अर्ध परागम मतलब क्या होता है कि आधा को पार कर देगा, आधा को पार नहीं करेगा। मतलब जो चीज़ इसको ज़रूरत है उसको अंदर ला देगा वो कोशिका के अंदर, और जो चीज़ उसके बाहर उसको कोशिका के बाहर कर देगा, इसलिए अर्ध परागम बोलते हैं। इसलिए इसको चयनात्मक ही बोलते हैं कि हमको किसको चयन करना है, कौन हमारे लिए है उसको चयन करना है, जो हमारे लिए है उसको बाहर कर देना है, ठीक ना। जैसे देखो मान लो तुम किसी भी कोचिंग में जाते हो तो एक बाहर स्टाफ रखता है, उसका काम क्या है? जैसे क्लास आवर ख़त्म हो गया तो कौन लड़का बाहर जाएगा, कौन लड़का अंदर रहेगा। जो लड़का उस संस्थान का सदस्य नहीं होगा उसको रोक देगा वो आई कार्ड दे करके। उस तरह से एक आई कार्ड के समान है झिल्ली। और दूसरा क्या होता है कि पूरे जीव द्रव को ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, उसको एक आकृति देता है। पहले तो आकृति दिया कि गोल हो गया सारा, दूसरा उसको बाह्य आवरण से जीव द्रव को क्या करेगा? सुरक्षा। कैसे सुरक्षा करेगा? तो जो लोग उसके अनुकूल है उसको बाहर अंदर रखेगा, जो लोग उसके अंदर अनुकूल नहीं उसको बाहर कर देगा, ठीक। यानी मान लो बाह्य आवरण बहुत सारे बैक्टीरिया जीवाणु सेल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या करता है? उसको रोकता है। इसलिए इसका नाम पड़ा है चयनात्मक झिल्ली। और अर्ध पारगम क्यों बोलते हैं? कि जो उसको ज़रूरत है उसको पार कर दिया, जो उसको ज़रूरत है उसको बाहर कर दिया। यानी 50 लोग मान लो प्रवेश कर रहे हैं तेरे सेल में, 100 लोग, 100 में से 50 को अंदर कर दिया, 50 को बाहर कर दिया, तो अर्ध हुआ कि नहीं? अर्ध में आधा। इसलिए लिखा हुआ कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को ये क्या करता है? निर्धारण करता है कि कौन सेल का अंदर का हिस्सा बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ठीक। यही समझना सिंपल सी बात है झिल्ली का। तो कोशिका का सबसे पहला आवरण कौन होता है? झिल्ली। पादप कोशिका की जंतु कोशिका का? तो बोलना जंतु का। पादप में इसके बाद भी एक आवरण होता है, उसका नाम क्या है? कोशिका भित्ति, ठीक।
वहाँ पर भीति आकार और सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ पर कौन करता है? यहाँ झिल्ली करता है। पादप में झिल्ली होता है कि नहीं होता है? होता है। दूसरे लेयर पर झिल्ली बताओ कितने लेयर बना है यहाँ का? 3 लेयर में। सबसे ऊपरी भाग किसका होता है? प्रोटीन का। निचले वाला भाग भी प्रोटीन का, और बीच वाला भाग लिपिड होता है इसे। अब बताइए बाह्य आवरण को हम लोग सीख लिए, ये बाह्य आवरण को हम लोग सीख लिए, तो इसके अब अंदर चलते हम लोग। इसके अंदर चले हम लोग, ठीक ना। अंदर चले तो अब जीव द्रव आएगा। देखो इस फिगर के, ये झिल्ली था, अब इसके अंदर क्या आएगा? जीव द्रव, ठीक ना। इसको पढ़ो लो, जीव द्रव, ठीक। तो जो जीव द्रव इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक ना। इसका खोज किया था विलियम हर्शेल ने, ठीक ना। इसीलिए इसको भौतिक सामाजिक इकाई बोला गया है। मतलब जो हम लोग काम, जो हमारे शरीर यांत्रिक रूप से जो काम करता है, उसका एक छोटी इकाई यही है, कौन? प्रोटोप्लाज्म। तो किसने कहा था कि ये भौतिक एवं सामाजिक इकाई है, ठीक ना। अब आता है ये कैसा दिखता है? देखो ये गाढ़ा चिपचिपा, गाढ़ा एवं चिपचिपा दिखेगा ये, ठीक। बस यही जानना। तो सेल, जो सेल झिल्ली के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो द्रव पाया था, वो कैसा दिखता है? तो गाढ़ा एवं चिपचिपा दिखता है। कैसे हम लोग मध देखते हो? मध गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, चप चप करता है, इसी तरह से दिखेगा, ठीक ना। तो इसको तालाब बना लो एक तरह से। देखो मान लो ये तालाब है, इस तालाब के चारों ओर आवरण है। इस चारों आवरण में, तालाब में देखा होगा पानी होता होगा, तो आवरण को मान लो क्या मान लो? झिल्ली। पानी को क्या मान लो? जीव द्रव। उसमें जो छोटे छोटे मछली, बेढक, केकड़ा तेकड़ा ये सब पाए जाएंगे, उसको क्या मान लो? कोशिकांग मान लो, और इसी को पढ़ दो, ठीक ना। तो कैसा दिखता है? गाढ़ा एवं चिपचिपा। अब होता है कि जब इसको गाढ़ा और चिपचिपा को वैज्ञानिक बाहर लाए, तो देखे कि 2 चीज़ों से बना, तत्व से भी और गैस से भी मिलकर बना है। तत्व में क्या, ये 80% इसमें जल पाता है, 80% लगभग जल। तो पूछ देगा जीव द्रव में सबसे ज़्यादा क्या पाता है? जल। तब प्रोटीन। गैस में क्या पाता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 10%, ठीक ना। अब बताता है जीव द्रव को खोजा किसने था? डुआडीन ने। इसका नाम कौन कौन किया था? पूरा किंजे। तो लिखो नाम, पूरा नाम लिखो, तो पूरा से पूरा किंजे, और नाम लिखो मतलब नामकरण। इसी को किसने कहा था कि यह भौतिक एवं सामाजिक इकाई है? तो विलियम हर्शेल ने। खोजा कौन था? डुआडीन ने। और उसका नामकरण कौन रखा? तो पूरा किंजे ने। कैसे कोई पैदा करता है बच्चा, उसका नाम कोई उसका घर अलग रख देता है, सब बाहरी लोग, उसी तरह से, ठीक ना। तो पूछेगा जीव द्रव का, सब जीव द्रव का काम क्या है? तो इसमें जितने भी केंद्रक है इसमें तैरते रहते हैं। जीव द्रव नहीं रहेगा तो फिर केंद्रक तैरेंगे, उसमें सारा कोशिकांग नहीं तैरेगा। तो जीव द्रव का काम है कि जितने भी कोशिकांग हैं सब इसमें तैरे, इसी के में रहते हैं, चलो संचलन करते हैं, संचरण करते रहते हैं इधर से उधर। जीव द्रव सूख जाएगा तो सारा कोशिका भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा टोटली। अब आता है तो देखना, कभी भी जब कोशिका मर गया तो समझो कि जीव द्रव में पाए जाने वाले सारे अंग मर गए हैं। सारे अंग कैसे मर जाएंगे? जब जीव द्रव खत्म हो जाएगा। तो बताएंगे जीव द्रव का कैसे जीव द्रव समाप्त होता है। लाइसोसोम का नाम सुना है ना? जो हाइड्रोलाइट होता है वो जीव द्रव को सुखा देता है। कैसे? तालाब का पानी सब निकाल दोगे, ये मान लो तालाब है, इसका पानी सब निकाल दोगे तो इसमें जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बाह्य आवरण हटा दोगे तो सारा पानी छितरा जाएगा। तो उसी तरह झिल्ली क्या करता है? बाह्य आवरण का काम करता है। और पानी इसमें क्या काम करता है? तालाब का, जीवद्रव की तरह, ताकि उसमें सारे कोशिकांग क्या रहे? तैरते रहें, ठीक। जिसका हम आगे चर्चा करेंगे। अब होता है इसी जीवद्रव में, ये जीवद्रव जो है देखो 2 पार्टें बटा हुआ है। एक झिल्ली से लेकर केंद्रक द्रव तक है, कोशिका द्रव बोलते हैं। और केंद्रक द्रव वाले को बोलते हैं इसमें, झिल्ली से लेकर कहाँ तक? केंद्रक तक है, वो कोशिका द्रव बोलेंगे। और अंदर में जो जहाँ से केंद्रक खत्म होता है, जहाँ से कोशिका द्रव खत्म होता है वहाँ से होता है केंद्रक द्रव। तो ये 2 पार्टें बटा हुआ है, 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। ये पूरा यहाँ से तक हो गया 1 पार्ट, और फिर ये हो गया 2 पार्ट। तो बताओ पूरे जीव द्रव को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में, एक कोशिका द्रव में और एक केंद्रक द्रव में, ठीक ना। तभी यहाँ पूछता है कि यह फंसाता है कि कोशिका द्रव का कौन कौन सा अंग है और केंद्रक द्रव का कौन कौन सा अंग है। जैसे देखो कोशिका द्रव में कौन कौन आएगा? देखो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, गोल्गी को आएगा, राइबोसोम आएगा,
सेंट्रोसोम आएगा, सेंट्रोओल्स आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ये सब में। और केंद्रक द्रव में करेंगे मतलब केंद्रक में ये बीच में, इसमें इसमें आएगा गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, जीन, ये सब किस में आएगा? केंद्रक द्रव में आएगा, ठीक ना। तो पूछ सकता है इसमें से कौन कोशिका द्रव नहीं है, तो दे देगा सेंट्रोसोम, सेंट्रोओल्स, गुणसूत्र। तो क्या मार देना? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है? केंद्रक द्रव है। लेकिन दोनों क्या है? जीव द्रव है कि नहीं है? बताइए, सारे जीव द्रव है कि नहीं है? जीव द्रव है। लेकिन केंद्र, अब जीव द्रव कितने पार्ट में बांटा गया? 2 पार्ट में, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, ठीक। ये सारे क्या होंगे? जीव द्रव होंगे। अब इन्हीं को 2 भाग में बांट दो तो ये क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। ये क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव। और दोनों को मिला तो क्या हो जाएगा? जीव द्रव, ठीक। तो जीव द्रव कितने पार्ट में बांटे जाएंगे? 2 पार्ट में। अब बताओ राइबोसोम किससे मिलेगा? केंद्रक द्रव में कि कोशिका द्रव में? कोशिका द्रव में। तो बताओ तो राइबोसोम केंद्रक द्रव है या कोशिका द्रव है? तो बोलना राइबोसोम केंद्रक द्रव है। फिर पूछना राइबोसोम जीव द्रव की इकाई है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। जीव द्रव का अंग है कि नहीं है? बिल्कुल अंग है। क्यों? क्योंकि जीव द्रव का नहीं, दोनों पार्ट है, ठीक। चलो, गुणसूत्र किसका कोशिका अंग है? तो बोलना केंद्रक का, केंद्रक द्रव का। अब बताओ केंद्रक द्रव जीव द्रव का अंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। नेक्स्ट आता है, आशा तो लोग समझ में आ गया होगा। तो इसको वीडियो को बार बार देखना, रिवाइज करना, समझना। साइंस है, साइंस में थोड़ा समझना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अन्य कोशिकांग। अब सारे कोशिकांग जो थे, जो किसमें पाए जाते हैं? जीव द्रव में। तो समझ गया होगा संरचना में। सबसे ऊपर क्या है? झिल्ली है। उसके बाद क्या है? जीव द्रव है। इसको भी जीव द्रव को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। एक हो गया कोशिका द्रव, एक हो गया केंद्रक द्रव, ठीक। अब इसमें बहुत सारे अंग हैं, इसमें बहुत सारे अंग हैं। इन्हीं अंगों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोशिका अंग, कोशिका द्रव के। कौन द्रव के? कोशिका द्रव के, ठीक। सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग सूत्र तरीका भी बोलते हैं। एकदम सिंपल समझना, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? तुमको बेसिक मिल जाएगा। बेसिक के बाद अपना एक छोटा सा बता ही दिया, कोई भी गाइड किताब लेकर के पढ़ लो, ल्यूसेंट का कोई भी साइंस का किताब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट जानना पड़ेगा, ठीक ना। देखो अब इस मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है मान लो। देखो इसी माइटोकॉन्ड्रिया का फैक्ट पढ़ो। खोज किया था अल्टरमैन ने 1890 में। इसका नामकरण कौन दिया था? बेंडा महोदय ने 1898 में, ठीक। तो खोज करता कौन? फंसा लेगा, अल्टरमैन। नामकरण कौन? बेंडा। अब कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें नहीं पाया जाता है, मतलब हमारे पादप जगत या जंतु जगत में कौन ऐसे जो हैं जंतु हैं जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? देखो, जीवाणु में नहीं पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका वही हो गया, अमीबा भी हो गया वही। तो जीवाणु अमीबा किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। नीलहरित शैवाल ये भी आते हैं, तो ध्यान रखना। तो जीवाणु, प्रोकैरियोटिक कोशिका, अमीबा, नीलहरित शैवाल में ये लोग नहीं पाए जाते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए देखता होगा जब पाया नहीं जाएगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस, ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को। तो इनका कोशिका बताओ ऊर्जा प्रदान कर पाएगा लोग? ये क्या रहेगा? लरवाई रहेगा सब। लरवाई मैंने क्या होता है? मैंने ऐसी तरह से छितराया हुआ जिधर तिधर सब चलेगा सब। कौन? ये मतलब बिना जब जैसे तैसे चलेगा। हम लोग का शरीर क्यों रहता है ताकतवर? क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती रहती है। क्यों मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा हमें बना के देता है, तो हमारा शरीर ताकतवर रहता है, चलते हैं, दौड़ते हैं। अभी हम बोल रहे हैं तो क्यों बोल पा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से। हमारा शरीर से माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर दो? हटा दो सेल से। देखना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एकदम शिथिल हो जाएंगे। इसीलिए कहा, समझा? तो इसीलिए जीवाणु, प्रोकैरियोटिक कोशिका, अमीबा, नीलहरित शैवाल, इससे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाता है, तो ये लोग ऊर्जावान नहीं होते हैं, यानी ये लोग चल फिर नहीं सकते हैं लोग, ठीक। अब आता है इसकी संरचना। देखो, एक सेल के अंदर जीव द्रव जो पाया जाएगा, उस जीव में जब संरचना में जाएंगे तो ये मान लो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी बनावट देखो ऐसे है, ठीक ना। ऐसे देखो बनावट है। इसी बनावट में जाएंगे तो इसी में एक छोटा सा ऐसे लटकता हुआ क्रिस्टी नजर आएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए श्वसन का काम करता है, ठीक ना। तो पूछ देगा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए श्वसन का काम कौन करता है? क्रिस्टी। ये कैविटी का बना होता है, लटका हुआ रहता है, चमड़ा टाइप का, ठीक ना।
इसी के अंदर जाएंगे तो राइबोसोम भी पाया जाता है, जो प्रोटीन का निर्माण भी करता है, जहाँ पर प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक ना। इसी में पाए जाएंगे तो डीएनए पाया जाता है। तो बताओ, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में गए तो एक क्रिस्टी देखें जिसका काम क्या है, श्वसन है, एक राइबोसोम देखें जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होगा, डीएनए देखें जो केंद्रक के अलावा, ध्यान सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया था सिर्फ। तो पूछता है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए पाया था केंद्रक में, अभी ने बताए थे केंद्रक द्रव में, इसमें पाया था, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और किस में भी, केंद्रक में भी। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में डीएनए कहाँ पाया था, केंद्रक में। कम मात्रा में कहाँ भी, डीएनए में। कम मात्रा में कहाँ भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी है, राइबोसोम भी है और डीएनए भी है, ठीक ना। डीएनए किसके अलावा, केंद्रक के अलावा कहाँ भी पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मार देना। अब आओ देखो क्या होता है ये। देखो सबसे पहले अब क्या है ये, तो क्रिस्टी का काम क्या है, श्वसन करना। क्रिस्टी काम क्या बताओ, श्वसन करना। देखो तो सब सेल के अंदर क्रिस्टी का काम क्या होता है कि सेल के अंदर श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेकर जाती है। क्रिस्टी क्या करता है, सेल के रूप में, कौन, सेल के अंदर की, जैसे मान लो सेल के अंदर हो गया ये हमारा, तो क्रिस्टी क्या करता है कि जो क्रिस्टी जो करता है वातावरण से ऑक्सीजन लेकर जाता अंदर, तो उसको ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक ना। कैसे हम स्वस्थ सांस लेते हैं तो हमें अंदर से ताकत आती है, और वही ऊर्जा जो लेकर आती है, ऊर्जा जो उत्पन्न करती है, उसी को बोलते हैं एटीपी। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचित रहता है, उसी ऊर्जा का नाम क्या है, एटीपी है, जिसको कहते हैं एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक ना। इसको सेल को यह क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे, जब क्रिस्टी जब श्वसन लेगा वातावरण से, क्रिस्टी जब देखना कैसे होता है, वातावरण से क्रिस्टी क्या लिया, श्वसन लिया, श्वसन लेने के बाद क्या होता है, वो ऊर्जा के रूप में तब्दील होता है। वही ऊर्जा को क्या होता है, वही ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। तो पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है, तो एटीपी में बोलना है, ठीक ना। कौन क्रिस्टी श्वसन लेता है, तो क्रिस्टी लेता है, क्या लेता है, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन, और वो किस में तब्दील करता है, ऊर्जा, इसमें ऊर्जा में। वही ऊर्जा किस में संचित रहता है, एटीपी के रूप में, इसीलिए उसको हम पावर हाउस बोलते हैं। कैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो घर में बिजली आता है उसका पावर हाउस कहाँ रहता है, जहाँ पर पावर आता है, जैसे हमारा ये स्टेशन के पास है, कर भी गई है, पावर हाउस है, तो ये सब क्या है, वहाँ से हम लोग को बिजली सप्लाई होता है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित रहता है, अब पूरे शरीर को हम लोग क्या होता है, सेल को ऊर्जा मिलते रहता है, और सेल हमारा ऊर्जावान होगा तो टिश्यू ऊर्जावान होगा, टिश्यू ऊर्जावान होगा तो अंग होगा, अंग होगा तो अंग तंत्र होगा, अंग तंत्र होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो किससे बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन मुंह से कौन बोलवा रहा है, सेल में भी कौन अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों, उसके पास ऊर्जा, ठीक। अब पूछ सकता कि सेल को तात्कालिक ऊर्जा किससे मिलती है, ग्लूकोज से, ठीक ना, किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। देखते इसीलिए कहता है खिलाड़ी क्या करता है, सब ग्लूकोज खाता है। देखता होगा टेनिस खेलता है या हॉकी खेलता है तो क्या पीता है, सब इंटरवल में ग्लूकोज, ताकि फिर से उसका सेल क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। बोलते सुना पढ़ा ना, लैक्टिक अम्ल से शरीर में थकान आता है, ग्लूकोज पीते हैं तो फिर से थकान क्या होता है, वो सब बताएंगे फुर्सत में। इसी जुड़ा हुआ क्रेब्स चक्र 1937 में इन्होंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी अंग है, श्वसन के तहत जब ऑक्सीजन लेता है तो ऑक्सीजन टूट करके 38 खंडों में बचता है, जो ऊर्जा का निर्माण करता है। उसमें से 38 ऊर्जा निकलती है, उसी 38 ऊर्जा से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, समझा। तो क्या बताए अभी हम, देखो कैसे बताएं। मान लो ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी इसका है, ये क्या लिया, वातावरण से ऑक्सीजन लिया श्वसन के रूप में, इससे क्या करता है, 38 प्रकार का ऊर्जा निर्माण करता है। यही ऊर्जा क्या करता है, एक ग्लूकोज में तब्दील होता है, ठीक ना। एक 38 प्रकार की ऊर्जा में संचित करता है, यही ऊर्जा 38 समूह मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है, और इसी एक ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। वही ऊर्जा को पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहाँ संचित रहता है, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है, उसको हम पावर हाउस बोलते हैं, ठीक ना। इसी चक्र को देखा था किसने, क्रेब्स ने 1937 में।
तभी उसका नाम पड़ा, उसको रखा था, उसका नामकरण क्रेब्स चक्र पड़ा। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने चरण देखा था। यानी कहने का मतलब है कि क्रिस्टी क्या लिया, शोषण लिया। शोषण लेने के बाद क्या किया, 38 प्रकार का ऊर्जा बनाया। उस 38 प्रकार ऊर्जा मिलकर एक ग्लूकोज बनाया। उसी ग्लूकोज से क्या मिला, ऊर्जा संचित हुआ। इसी को क्रेब्स वैज्ञानिक ने देखा था 1937 में, तब से इसका नाम पड़ गया क्रेब्स चक्र है। तो बोलना कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी ऊर्जा संचित रहता है वो, उसको हम लोग कौन सा चक्र बोल सकते हैं, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स किसके नाम पर पड़ा था, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक से। ठीक ना, समझ गया होगा। तो क्रिस्टी किस में रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए भी किस में रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, नेक्स्ट गोल्जी काय होता है क्या, देखो सब। तो गोल्जी काय का खोजकर्ता कौन थे, कैमिलो गोल्जी, 1897 में। सबसे पहले गोल्जी काय किस में देखा था, बिल्ली के खाल में। क्या देखा गया था, गोल्जी काय। ये क्या काम करता है, पहले देख लो। जब सेल, देखो ध्यान से, तो सुनता होगा सेल विभाजन, हम बताए थे इंट्रोडक्शन में कि जब पुराने सेल होते हैं, सेल का निर्माण होना क्यों जरूरी है। जो पुराने सेल होते हैं या मर जाते हैं या टूट फूट जाते हैं, तो क्या होता है कि उन्हीं जगह पर नए सेल का निर्माण होता है, ताकि नए सेल का निर्माण से वहाँ पर जो ऊर्जा की क्षतिपूर्ति हो गई है सेल की, उस क्षतिपूर्ति को पूरा किया सके और वहाँ के अंग को सुरक्षा प्रदान किया सके। तो देखो, जब सेल विभाजन होता है, मतलब खराब सेल से जब नया सेल होता है, टूटता सेल, तो उसके विभाजन के उपरांत जब प्लांट का सेल होगा, यानी पौधे का सेल होगा, तो सेल वाल बनाएगा कौन, गोल्जी काय। और अगर वो जंतु का सेल होगा तो उसमें लाइसोसोम का निर्माण करेगा। तो इसका पहला रोल क्या है कि सेल विभाजन के दौरान प्लांट में क्या बनाएगा, ये सेल वाल। सेल वाल बताए थे ना कि पौधे का सबसे बाह्य आवरण होता है, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो सेलोज का बना होता है। सेलोज एक प्रकार का क्या है बताए, एक प्रकार का तुम देखेगा ग्लूकोज टाइप का सफ़ेद रंग का होता है, पाउडर होता है। सेलोज सबसे ज़्यादा तुमको पाया था कपास के रेशा में। कपास है ना, कपास के रेशे में 90% सेलोज का बना होता हो, जिसको लोग खाता भी है। ठीक ना। तो बताओ गोल्जी काय का पहला रोल क्या है, सेल का जब बंटवारा होता है तो पादप कोशिका जब बढ़ता है तो उसमें क्या करेगा, ये सेल वाल बनाएगा। और जब जंतु कोशिका बटेगा तो उसमें लाइसोसोम बना देगा, ठीक ना, अलग से। तो गोल्जी काय का काम क्या है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण करना है और पादप कोशिका में किसका निर्माण करना, सेल वाल का। ठीक। अब होता राइबोसोम, यानी कहने का तात्पर्य है जंतु कोशिका में जो लाइसोसोम पाता है, गोल्जी काय नहीं रहता तो लाइसोसोम का निर्माण नहीं होता। अब होता है राइबोसोम द्वारा। देखो आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम कोशिकांग में। तो राइबोसोम कोशिकांग में जब आरएनए द्वारा प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो इसी प्रोटीन को उचित जगह पर भेजने की जिम्मेवारी, उचित जगह पर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो राइबोसोम क्या किया, राइबोसोम में क्या हुआ, प्रोटीन का निर्माण हुआ, ठीक ना। इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन का संश्लेषण स्थल, जहाँ कैसे जैसे चमड़ा का दुकान चमड़ा जहाँ बनता है कारखाना में, तो उसको चमड़ा कारखाना बोलते हैं। जो बनाता है उसको मजदूर बोलते हैं। तो मजदूर इजकल टू आरएनए और कारखाना इजकल टू राइबोसोम। ठीक। तो प्रोटीन का जब निर्माण हुआ तो अब ये प्रोटीन शरीर कोशिका के किस किस अंग में जाएगा, ये तय कौन करता है, गोल्जी काय। तो 3 रखना याद है, एक सेल विभाजन में पादप और जंतु कोशिका के लिए, एक प्रोटीन को कहाँ भेजना है, एक तरह से परिवहन का काम करता है। क्या करता है, किसका परिवहन, प्रोटीन का, कहाँ से कहाँ भेजना है। ठीक। नेक्स्ट आओ लाइसोसोम, इसका खोजकर्ता कौन थे, डी डुबे। ठीक है। कब किए थे, 1955 में। इसका निर्माण किससे हुआ, गोल्जी काय। सभी ने बताए थे कि सेल डिवीजन जब होता है तो जंतु कोशिका का जब होता है तो उसमें लाइसोसोम का निर्माण करता है ये। चलो कैसा इसकी आकृति होती है, थैले की तरह, ये थैला है। ठीक है। अब देखो इसी में क्या होता है, लाइसोसोम का काम क्या था, ये इसमें बहुत 24 प्रकार के जीव द्रव पाते हैं। ध्यान सुनना, पहले क्या बोलना है, 24 प्रकार के जीव द्रव पाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम का काम क्या होता है कि जो भी सड़ा गला, जैसे मान लो ये कोशिकांग है, ये जीव द्रव में बताया था ना कि कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक द्रव है, उसका द्रव में जितने भी क्या हैं कोशिकांग हैं, सब अगर कोशिका, अगर ये अंग किसी कारणवश क्या होते हैं, मर जाते हैं,
या ख़त्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या करता है, ये पचा देता है, ठीक ना। पचा करके एक नए सेल का निर्माण करवाने में मदद करता है। कौन? लाइसोसोम। मतलब कौन? लाइसोसोम क्या करता है, नए सेल का निर्माण कराने में मदद कर देता है सब। कौन? ठीक। तीसरे इसका नाम पड़ा पाचक एंजाइम, कि जितने भी खराब पदार्थ उसको पचा लेगा। इसी में 24 में से एक सबसे खतरनाक होता है हाइड्रोलाइट है। इसका देखो क्या विशेषता है। तीसरे इसको कहते हैं अंतःकोशिकीय पाचन, ठीक ना। अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब हुआ जितने भी सेल के अंदर बेकार पदार्थ हैं उनको ये पचा लेगा, उनको खराब कर, उनको जला देगा, ताकि वो फैल करके अन्य कोशिका को प्रभावित ना करे। इसलिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इसका थैली फट जाए, थैली है ना, फट गया। कभी कभी थैली क्या होता है, खुद अपने ही फट गया। फटने के बाद क्या होता है, इसके अंदर, जैसे मान लो ये कोशिकांग है, लाइसोम है, ये थैली, इसमें 24 प्रकार के हाइड्रोलाइट, 24 प्रकार के एंजाइम है, उसी में एक हाइड्रोलाइट है जो सबसे खतरनाक होता है। कहता है इस थैली कभी कभी अपने खुद क्या होता है, फट गया है। फटने के बाद क्या होता है, देखता होगा तो लोग, कभी किसी पुलिस किसी को खूब मारती है तो पूरा काला रंग का वहाँ पर धब्बा जाता है, तो ही मान लो कोशिका फट गया होगा। फट गया, जब फट गया पूरा, तो क्या होता है, हाइड्रोलाइट, उसी में से हाइड्रोलाइट नाम का सबसे खतरनाक एंजाइम निकलता है, पाचक एंजाइम। हाइड्रोलाइट है, मान लो 24 प्रकार के एंजाइम में से मान लो एक एंजाइम है, मर गया, निकल गया। निकलने के बाद क्या करता है, इतना खतरनाक होता है कि पूरे जीव द्रव को सुखा देता है। जो जीव द्रव उसको पूरा क्या करेगा, ये सिखा देगा, सुखा देगा, तो सारा कोशिका क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और जब सारा जीव द्रव सूख गया, बताए थे ना, तालाब में जब पानी ही सूख जाएगा तो मछली जिंदा रहेगा, सब मेढक सब मर जाएगा उसी में, जो जलीय जंतु हैं। तो जीव द्रव पर ही डिपेंड है कौन, कोशिकांग है। अब लाइसोम जब फटता है तो इसमें से 24 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। उसमें से एक एंजाइम हाइड्रोलाइट जो काफ़ी खतरनाक होता है, उस सारे जीव द्रव को सुखा देता है। सुखाने के बाद क्या होता है कि जो भी कोशिकांग वो भी मर जाते हैं, तो कोशिका यहाँ पर डेड मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं लाइसोम को आत्महत्या का थैली। जब खुद फट गया, जो खुद बचाने के लिए जीवित, जो बचाने, कोशिका को बचाने वाला जो खुद है, वो खुद ही फट गया, खुद ही रक्षक से भक्षक बन गया, तो क्या हो गया, सारा कोशिका वहाँ का पूरा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और कोशिका ब्लैक रंग का स्पॉट टाइप का दिख जाता है। इसी दिन पुलिस जब मारती है, भाषा बजाती है, चोर उर को सबको खूब मारती है, तो देखना ब्लैक रंग का स्पॉट होता है, तो याद रखना वहाँ थैला मर जाता था। अब पूछेगा तुमसे, तो कैसे वो फिर वो काला सफ़ेद होता है, तो बोलना जो अगल बगल की जो कोशिका है जहाँ पर काला नहीं हुआ है, वो कोशिका क्या करती है, उस कोशिका के जो लाइसोसोम क्या करते हैं, माइटोकांड्रिया करती है, उसको ऊष्मा प्रदान कर देती है, ठीक ना। तो फिर से वो पुनर्जीवित होता है कोशिका, तो धीरे धीरे देखता हुआ काला रंग फिर से सफ़ेद रंग में तब्दील होता है। तो लाइसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। क्यों बोलते हैं, तो हाइड्रोलाइट इसका फट करके सारे जीव द्रव को सुखा देता है और उससे जुड़े कोशिकांग मर जाते हैं। तो कैसा दिखता है, ब्लैक रंग का स्पॉट। फिर क्यों ऐसा होता है, तो अगल बगल के जो कोशिका जो नहीं मरे हैं, वो क्या होता है, लोग वो कोशिका उसको क्या करता है, एनर्जी प्रदान कर देता है, फिर से कोशिका जीवित होता है। इसीलिए देखना, तुम देखता है जब किसी को मारता है लगातार आदमी, चोर को या गुंड, देखता हो कभी कोई चोर पकड़ा गया, पूरा पब्लिक डिमांड पर उसको खूब मारा जा रहा है, तो मारते मारते क्या होता है, उसका सारा कोशिका खत्म हो जाता है, यानी सारे लाइसोम उसके क्या होते हैं, मर जाते हैं, तो व्यक्ति डेथ कर जाता है। यानी उसके पास एक भी लाइसोम बच गया तो जीवित कर देगा पूरा को, नहीं तो डेथ कर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म, अंतर्द्रावी जालिका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखो साइटोप्लाज्म का मतलब होता है अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ, अंतःद्रव जालिका। इसको देखो बढ़िया समझो सब। कोशिका कल बहुत विषय, बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको शॉर्टकट करके, जितना भी मतलब कि क्वेश्चन को हम लोग बनाने की स्थिति में आ जाए, ये पकड़ना है, ठीक ना, पढ़ना हम लोग को। इसलिए सबसे पहले आता है साइटोप्लाज्म। देखो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म का क्या किस कंडीशन है, ये देखो। ये हमारा बताए थे झिल्ली हो गया, झिल्ली के अंदर की केंद्रक हो गया, ये हो गया हमारा जीव द्रव। इसी जीव द्रव में एक तुमको यहाँ पर देखना, ऐसे दो तरह का फिगर बना रहेगा, ठीक ना, ऐसे है दो पार्ट, इसका दो पार्ट है, ठीक ना।
तो साइटोप्लाज्म को पहले जान लो, इसका खोजा किसने? गार्नियर ने। इसकी भूमिका क्या होती है? तो जीव दरों के अंदर पदार्थों का परिवहन एवं स्थानांतरण करना, ठीक ना, ध्यान सुनना। जीव द्रव के अंदर पदार्थों का, जैसे कि मान लो जीव द्रव के अंदर जितने भी कोशिकांग है, छोटे छोटे पदार्थ, बहुत सारे कण हैं, उन एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो क्या होते रहता है? स्थानांतरित होते रहते हैं। लेकिन प्रोटीन का बोलना हो कि प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम गोल्जिकाय का काम होता है। और अन्य पदार्थों को जो एक जगह से दूसरे जगह को स्थानांतरण करना है, माने माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगा तो कहाँ ले जाना उसको, लाइसोम को इधर एक जगह दूसरे को लेके जाना, अन्य छोटे छोटे पदार्थों को आरएनए को लेकर जाना, डीएनए को लेकर जाना, ये सब किसका काम है? साइटोप्लाज्म का काम है। तो एक तरह से क्या है? एक तरह से ये बस का काम करता है, बस परिवहन का काम करता है। देखता है कोई व्यक्ति परिवहन का, बस का काम क्या है? एक जगह से, जैसे पटना टू गया बस, तो बस पर बैठे और उनको कहाँ पहुँचा दिया? पटना। ये तय कौन करता है? बस से। बस के माध्यम से आप कहीं जा सकते हैं। तो एक तरह से क्या करता है कि जीव द्रव के अंदर जितने भी छोटे छोटे पदार्थ पाए जाते हैं, सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते रहता है, यानी उसमें संचरण करते हैं। कैसे? एक तालाब में देखता होगा कि मेढक है, सब सांप है, छिपे, उसके बाद उसमें क्या कहते हैं हम लोग, छोटे छोटे जीव जंतु, मछली एक जगह से दूसरी जगह संचरण करते रहता है, धार जल की धारा के कारण। उसी तरह से ये भी करता है, ठीक। अब यही दो पार्ट में बना हुआ, देखो ये जो है ना, ये दो पार्ट में ऐसे बना होता है। एक का पार्ट का नाम है ACR, दूसरा पार्ट का नाम है RER, ठीक ना। एस से मतलब हो गया स्मूथ, दूसरा हो गया इंडोप्लाज्मिक रेक्टेंगुलर, और आर से हो गया रफ है, ठीक ना। तो ACR का उतना महत्व नहीं है, आर का महत्व है। इसी RER में, यानी रफ है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टेंगुलर, ठीक ना, रेक्टेंगुलर में, इसी में क्या होता है, इसी रफ एरिया में ही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक ना। मतलब इसी रफ एरिया में राइबोसोम पहुंच करके प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण स्थल कहलाता है। तो बताओ राइबोसोम, बताओ कहाँ पाता है? तो साइटोप्लाज्म के RER में, कि ACR में, तो RER। तो RER और ACR क्या है? तो साइटोप्लाज्म जो जीव द्रव के अंदर पाया जाता है, एक प्रकार का अंग है जो ACR में बटा होता है, और एक खंड इसका ACR में, एक खंड है RER में। यहाँ किसका रोल हम लोग को पढ़ना है एग्जाम में कि व्यू से? तो RER का, जिसको कहते हैं रफ है, इंडोप्लाज्मिक है, रेक्टेंगुलर। इसी में RBC राइबोसोम रहता है, ठीक ना, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन का संश्लेषण स्थल बोलते हैं। तो बताओ प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। कौन बनाता है? RNA द्वारा, ठीक ना। कहाँ बनता है? तो राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ होता है? RER में, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टेंगुलर में, ठीक ना। ठीक, ये बोलना है जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है। तो बताओ RER किसका पार्ट है? साइटोप्लाज्म का पार्ट है। यहाँ पर कौन रहता है? राइबोसोम। राइबोसोम में कौन बनाता है? प्रोटीन, RNA। इसी प्रोटीन को गाल्जिकाय क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह परिवहन का काम करता है, जहाँ पर उसको भेजना होता है, ठीक। तो ये रखना, भेजने का काम कौन करेगा? प्रोटीन। भेजने का काम कौन करेगा? गाल्जिकाय। कहाँ बनेगा प्रोटीन? राइबोसोम में। कौन बनाएगा? RNA। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? RNA। कहाँ बनेगा? राइबोसोम में, ठीक ना। कौन इनको लेकर जाएगा कोशिका के अन्य जगहों पर? तो बोलना गाल्जिकाय, ठीक। तो परिवहन की भूमिका में कौन है? गाल्जिकाय। कहाँ बनता है? राइबोसोम में। तो कारखाना स्थल कहाँ हो गया? राइबोसोम हो गया। मजदूर कौन हो गया? RNA। जूता चप्पल को क्या बोला गया? प्रोटीन, ठीक ना। तो प्रोटीन मतलब एक उत्पाद मान लिया जाए। तो मान लो जूता चप्पल बनता है, उत्पाद हो गया। जूता बनाने वाले मजदूर हो गए, और जहाँ बनता है कारखाना हो गया। तो कारखाना का संबंध राइबोसोम से, जूता चप्पल का संबंध किससे? प्रोटीन से। और मजदूर जो बनाया और जो लेकर गया इस गाड़ी से, गाड़ी से आया लेकर को चले गया, तो परिवहन हो गया, ठीक। तो गाल्जिकाय का रोल क्या है? प्रोटीन को एक जगह से ले जाना। राइबोसोम का काम क्या है? तो यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण कराने में मदद करना। और RNA का काम क्या? प्रोटीन बनाता है। ये कहाँ पर बनता है? अंतःद्रावी जालिका के किस जगह पर? RER में, ठीक ना। तो याद रखना, यही RNA 3 तरह का होता है, ठीक ना, ध्यान सुनना। एक होता है rRNA, एक होता है tRNA, और एक होता है mRNA। ध्यान समझा? एक होता है क्या? rRNA, एक होता है tRNA, एक होता है mRNA।
ठीक है। एम का समझ गया ना। एम का मतलब हो गया मर्जर, टी का मतलब हो गया ट्रांसफार्मर, टी का क्या हो गया ट्रांसफर, एम का हो गया मर्जर, ठीक ना, और आर का हो गया राइबोसोम। तो दिमाग से बताओ तो किस आरएनए में, किस आरएनए में, तो राइबोसोम आरएनए में किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का। चलो ट्रांसफ़र कौन करेगा, टी से ट्रांसफ़र, तो टी आरएनए करेगा। और इसको कौन मेजर करेगा कि यह सही है, हाँ इशू का आना चाहिए। देखो तो ये क्या होता है, पहले इसको देखो। हम जानते हैं एमिनो एसिड का नाम सुना होगा, ठीक है। एमिनो एसिड जो होता है 20 प्रकार का होता है, 20 प्रकार का एमिनो एसिड होता है। इसी 20 प्रकार के एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है, जिसमें हम लोग पढ़े होंगे 10 हमारे शरीर के अंदर मौजूद है और 10 हम लोग बाह्य खाद्य पदार्थ से हम लोग लेते हैं। जैसे भोज्य पदार्थ लेते हैं, जैसे हमारा प्रोटीन वाला सामान हो गया, चना ले लिया, पनीर ले लिया, अंडा ले लिया, तो ये सब खाएगा तभी मिलेगा ही 10%। और 10 क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है। तो इसी 10 को जब हम लोग भोजन करते हैं ना, जब हम लोग, तो क्या करता है, ये जो मेजरमेंट वाला जो आरएनए होता है पहचानता है, करे प्रोटीन आ रहा है, मेजरमेंट आता है, और क्या करता है, तब क्या करता है, जो राइबोसोम होता है उसको प्रोटीन को बना देता है। जब भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो कौन मेजरमेंट करता है, पहले एम आरएनए का कौन सा पार्ट, एम आरएनए कहता है अरे भोजन कर लिया, आ जाओ इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, प्रोटीन आ रहा है। तो राइबोसोम आरएनए क्या करेगा, उसको प्रोटीन में तब्दील कर देगा। और जब प्रोटीन बन जाएगा तो फिर उसको टी आरएनए का काम क्या, उसको बाहर परिवहन के लिए भेज देना। और किसके माध्यम से, गोल्गी काय के माध्यम से वो सेल के अन्य भाग में पहुंचता है। तो चलो परिवहन, तो 3 आरएनए हुआ ना, पहला आरएनए हुआ, टी आरएनए हुआ, एम। तो पहले पहचान कौन करेगा, एम आरएनए, कि प्रोटीन खा रहा आदमी, इसको यूज करो, इसको बनाओ प्रोटीन में, प्रोटीन युक्त भोजन ले रहा है, इसको प्रोटीन बनाओ। आरएनए क्या करेगा, इसको प्रोटीन बनाएगा। और टी आरएनए का, टी मैंने ट्रांसफर में क्या होता है, एक जगह दूसरे को भेज देगा। अब इसमें भूमिका में कौन निभाएगा, वहाँ की भूमिका कौन निभाएगा, गाल्जी का है, ठीक, ये पकड़ लेना। अब आता है नेक्स्ट, इसी आरएनए से जब डीएनए बनता है, डीएनए से, अब आरएनए के बारे में पढ़ो। आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए का काम क्या, प्रोटीन बनाना है। अब आरएनए भी कितने प्रकार का होता है, 3। एम मतलब मेजरमेंट, यानी जो हम भोजन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारे पास, एमिनो एसिड होता है, वो कितने प्रकार का होता है, 20। ये 20 मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। 10 हमारे पास पहले से क्या एमिनो एसिड मौजूद है, 10 हम लोग खाते हैं तब क्या होता है, मिलता है। तभी जब खाते हैं तो अब यही पर आरएनए काम करना शुरू कर देगा। तो आरएनए कितने पार्ट है, बताओ, 3। मेजरमेंट आरएनए क्या करेगा, खाएंगे तो पहचान करेगा, और क्या बोलेगा, अरे भोजन कर रहा है, प्रोटीन ले रहा है, इसको ले चलो, तो राइबोसोम में ले जाएगा। राइबोसोम क्या करेगा, उसको प्रोटीन बनाकर किसको भेज देगा, ट्रांसफर को कर देगा, ले आओ भेजो अब इसको। तो तीनों का अपना अपना रोल है, अलग अलग, ठीक ना। देखो बताओ तुम ही लोग, एम का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट करेगा प्रोटीन का, जब हम भोजन करेंगे तो क्या रहा, प्रोटीन यूज करना है। आरएनए तो पहला ये, दूसरा ये क्या करेगा, उसको प्रोटीन में तब्दील कर देगा। तीसरा क्या करेगा, उसका ट्रांसफ़र कर देगा। तो टी का काम है ट्रांसफ़र, आर का मतलब राइबोसोम बनाना, और एम का मतलब मापना। अब होता है एक और, आरएनए जो है, डीएनए, आरएनए का काम क्या, प्रोटीन का निर्माण करना। कहाँ करेगा, राइबोसोम में। डीएनए से जब आरएनए बनता है, तो आरएनए, अब पढ़ेंगे आरएनए कहाँ से हुआ भाई, तो डीएनए से बनता है। डीएनए बताए थे कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और केंद्रक में भी होता है। यहाँ ध्यान रखना होगा, माइटोकॉन्ड्रियल नहीं मत बोल देना, यहाँ डीएनए बोलना किसका, यहाँ से बोलना, डीएनए बोलना यहाँ पर केंद्रक वाला डीएनए से जब आरएनए बनता है। अभी आरएनए कहाँ से बना, तो केंद्रक वाला डीएनए से, तो उसको बोलते हैं आरएनए, संक्रमण लिखा गया है, आरएनए संकरण बोलते हैं हम लोग, ठीक ना। आरएनए संकरण, इसको हाइब्रिड बोलते हैं, आरएनए हाइब्रिड हुआ। अब आरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण हुआ तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब यही आरएनए जब क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, तो क्या करा, ट्रांसलेशन, ठीक ना। अब यही आरएनए प्रोटीन का निर्माण जहाँ किया उसको बोलते हैं राइबोसोम। तो जहाँ किया उसको राइबोसोम, और जब प्रोटीन का निर्माण किया तो उसको ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, तो बताओ आरएनए किससे बनता है, डीएनए से बनता है, ठीक, बता देना। आरएनए प्रोटीन का निर्माण कहाँ करता है, राइबोसोम में करता है। तो आरएनए बताओ कितने प्रकार का, 3। एम का काम क्या है, मेजरमेंट कर रहा है, जब हम भोजन करते हैं तब।
इम्यूनो यानी 20 प्रकार का जब तक से हमको प्रोटीन नहीं मिलेगा तब तक से हम एमिनो एसिड नहीं मिलेगा। तो अमीनो एसिड के 20 में हमारा 10%, 10 पहले से क्या मौजूद है, 10 के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक, इसी प्रोटीन का प्रयोग सेल सब जगह करता है। किसके माध्यम से, गॉल्गी के माध्यम से। जहाँ जहाँ इसी प्रोटीन का प्रयोग, जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, ठीक ना। इसीलिए कहा था कि सेल में वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हम पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं, प्रोटीन की। तो ये प्रोटीन कौन बनाता है, आरएनए। कहाँ बनाता है, राइबोसोम में। कितने तरह के आरएनए हैं, 3 तरह के हैं। आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, डीएनए में होता है। तो आरएनए से जब डीएनए बना तो क्या कहते हैं, आरएनए संकरण। जब आरएनए क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, तो क्या कुछ कहते हैं, राइबोसोम में, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं हम लोग, ठीक ना। नेक्स्ट, उम्मीद है समझ गया होगा सब तो लोग। नेक्स्ट आता है, एक देख लो, आज केंद्रक तक आज पढ़ाएंगे, ठीक। फिर एक कल इसका एक और वीडियो बनाएंगे, 3rd वीडियो। अब आता है कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे कोशिका द्रव से केंद्रक द्रव के बीच पाए जाने वाले सारे कोशिकांग के बारे में। अब केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी बताए थे केंद्रक द्रव जो होता है, जहाँ से कोशिका द्रव क्या होगा, ख़त्म होगा, वहाँ से कौन शुरू हो जाएगा, केंद्रक द्रव। इसी केंद्रक द्रव को जो हम देखेंगे तो उसमें पाते हैं गुणसूत्र। इसी गुणसूत्र के अंतर्गत देखते हैं हम लोग डीएनए पाता है, आरएनए पाता है। तो इस केंद्रक के अंतर्गत क्या पाते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र को जब हम जूम करेंगे तो कितने आएगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए को छोटा करेंगे तो और क्या आएगा, इसी में आएगा जीन आएगा, ठीक है ना। तो जीन, डीएनए प्लस आरएनए और डीएनए बनता है गुणसूत्र होता है केंद्रक में, ठीक। और केंद्रक में, ठीक ना। तो बताओ केंद्रक कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक द्रव में। बताए थे ना कि केंद्रक में, द्रव में केंद्रक पाया जाएगा। इसका खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में। यहीं पर क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है, ठीक ना। तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में, ठीक है। यहीं पर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, ठीक ना। आरएनए बनता है कहाँ से, केंद्रक से, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका अभाव होता है। केंद्रक का अभाव किसमें होता है, अभाव का मतलब होता है ये, यहाँ अभाव का तात्पर्य क्या है, ये विकसित अवस्था में नहीं है, अर्धविकसित है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक विकसित अवस्था में होता है। इसीलिए हम लोग का केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस विकसित है। अमीबा क्या होगा, विकसित है। सब पकड़ लेना, छोटा छोटा चीज़ पूछ सकता है। चलो, सेल में सामान्यतः एक ही पाया है केंद्रक है। मतलब केंद्रक, तुम बहुत सारा सेल ऐसा होता है जहाँ पर 2-2 केंद्रक पाता है, ठीक ना। लेकिन बहुत सारा सेल ऐसे होते हैं जिसमें एक केंद्रक होते हैं। अब होता है कोशिका के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन सारे का संचालन यही करता है, चाहे वो केंद्रक द्रव का हो चाहे कोशिका द्रव के अंदर। मतलब लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोम को बोलेगा करे जितना भी आलतू फालतू पदार्थ उसको पचा दो। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा रे ऊर्जा पैदा करो। गल जाए काहे को बोलता है, बैठल कुछ बड़ा सारा जाके ले आओ, थी पानी ले आओ, ने प्रोटीन ले जाओ, सबको बोलता है ये केंद्रक है, ठीक ना। कैसे हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं कि सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, कि कौन ग्रंथि कब हार्मोन निकालेगा वो सब तय करता है पीयूष ग्रंथि से। उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उससे यहाँ भी मास्टर कोशिकाएं किसको बोलेंगे, केंद्रक को बोलेंगे। इसलिए उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। तो सेल का ब्रेन किसको कहा गया है, केंद्रक को बोला गया है। इन सारे कोशिकाओं को ये आदेश देगा कि ये काम तो करना है, ठीक ना। जैसे कैसे ग्रंथि में पिट्यूटरी बोलता है, इसलिए पिट्यूटरी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ मास्टर ग्लैंड, मास्टर कोशिकाओं कौन हुआ, केंद्रक हुआ। और कोशिका विभाजन के समय में जब देखता होगा सेल डिवीजन होता है नए नए कोशिकाओं का, तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। ध्यान रखना, पूछ सकता है, सेल विभाजन के समय सबसे पहले किसका विभाजन होगा, केंद्रक का, ठीक ना। तब होता है लाइसोसोम का, तब माइटोकॉन्ड्रिया का, तब सबका धीरे धीरे होते रहता है। तो पूछ देगा कि जब नए सेल का जब निर्माण होता है, तो नए सेल का निर्माण में जब एक सेल 2 खंडों में टूटता है तो सबसे पहले उस सेल का कौन सा अंग टूटता है, तो बोल देना केंद्रक टूटता है, न्यूक्लियस टूटता है, हिंदी में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में, ठीक ना। किसको पूरे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, तो बोल देना किसको, केंद्रक को। क्यों बोलते हैं, तो सारे कोशिकाओं को ही संचालित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर रहा तो उसको आदेश देगा ये सब, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह ग्रंथि पढ़ोगे तो उसमें आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब इसी केंद्रक, जब हम देखो ये मान लो ये केंद्रक द्रव हो गया, इसी केंद्रक द्रव के अंदर में हम जाएंगे
तो धागेनुमा ऐसे पदार्थ है, ठीक है। इसी धागेनुमा पदार्थ को हम क्या बोलते हैं हम लोग, जो जाल की तरह ऐसे होता है, ऐसे जाली की तरह होता है, इसी जाली को कहते हैं क्रोमेटेन कहते हैं हम लोग। यही क्रोमेटेन क्या होता है, बाद में सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़, कई धागा सिकुड़ कैसे ऐसे सिकुड़ गया, सिकुड़ क्या होता है, ये गुणसूत्र का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र बताओ किससे पाया जाए, केंद्र में। तो क्या बोलना है कि अब हम लोग केंद्रक गए, तो केंद्रक के जब अंदर जाएंगे देखेंगे कि धागेनुमा टाइप का जो जाली की तरह बछड़ा बिछा हुआ है, जिसको क्रोमेटेन बोलते हैं। ये क्रोमेटेन क्या होता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ कर क्या होता है, ये गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो गुणसूत्र के पहले क्या है, क्रोमेटेन है। क्रोमेटेन क्या, एक धागेनुमा पदार्थ की है, ठीक ना। तो केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा पदार्थ उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटेन। एक क्रोमेटेन क्या होता है, सिकुड़ कर क्या बनता है, क्रोमोसोम, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे। इसी गुणसूत्र का खोज किया था वाल्डेयर ने 1888 में, ठीक है, जो डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। तो गुणसूत्र किसका बना होता है, हिस्टोन नामक प्रोटीन का। तो केंद्रक में जब हम जाएंगे तो सबसे मान हम लोग केंद्रक में चले हम लोग, तो केंद्रक में सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, तो बोलना धागेनुमा एक पदार्थ दिखेगा, ठीक। वही धागेनुमा पदार्थ क्या होता है, जो जाली की तरह होता है, जिसको क्रोमेटेन कहते हैं। वही जाली क्रोमेटेन क्या होता है, सिकुड़ कर गुणसूत्र का रूप ले लेता है। उसी गुणसूत्र का सबसे पहले खोज किसने किया था, वाल्डेयर ने, ठीक है, 1888 में। अब उस गुणसूत्र को जब खोजा गया तो देखा कि इसके अंदर भाई क्या है, देखा इसके अंदर डीएनए है और हिस्टोन नामक प्रोटीन है। तो गुणसूत्र किससे बनाता है, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है ना। इसीलिए कहा था कि डीएनए के कारण ही इसमें आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक परिवर्तन। किसी चीज़ में जब अचानक परिवर्तन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक ना। तो म्यूटेशन क्या बोलना, किसी चीज़ में अचानक परिवर्तन को क्या बोलते हैं वो लोग, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक ना। ये ध्यान रखना होगा। तो लोग हम बताए थे भी हम कि इसीलिए इसको बोलते हैं आनुवंशिकता का उत्परिवर्तन बोलते हैं। इसीलिए इसको आनुवंशिकता का उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि माता और पिता है, पिता खास करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका लक्षण दिखेगा। तो बताओ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण दिखने के कारण डीएनए का कारण ही है, गुणसूत्र के कारण ही है, जीन के कारण ही है। जो कारण बताते तीनों एक ही है, ठीक है ना। तो बताओ, एक पीढ़ी, जैसे कि मान लो हमारा जो पिताजी है उनके गुण हमें मिलता है लगभग 90%, लगभग कितना परसेंट, 90%, 10% हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है ना, उनसे। तो कौन गुण मिलता है, केमिकल गुण कि फिजिकल गुण। फिजिकल गुण नहीं मिलेगा, केमिकल गुण मिलेगा। केमिकल मैंने क्या, हमारा आँख, रंग, गोरा, सब। फिजिकल मैंने काम वाला नहीं मिलेगा, यार सुनना। तो बाल, चेहरा, रोग, यानी हमारे पिताजी को जो रोग अगर वंशानुगत रूप से हुआ होगा वो हमको भी होने की चांस रहता है, ठीक ना। उनका चेहरा हमारे चेहरा से मिलता है, देखता है बच्चा पैदा लेता है तो उसका चेहरा बहुत सारा चेहरा से मिल जाता है। तो बोल देना गुणसूत्र के कारण या डीएनए के कारण या जीन के कारण ये संभव हो पाता है। लेकिन पहले बोलना क्या, गुणसूत्र के कारण, फिर बोलना डीएनए के कारण, फिर बोलना जीएनए के कारण। तो ये संभव है जीन के कारण ही, डीएनए के कारण होता है, इसलिए डीएनए परीक्षण कराया जाता है, ठीक ना। गुणसूत्र क्या होता है, केवल वाहक का काम करता है। हमारा जो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, कोई चीज़ समावेश होगा, और डीएनए क्या करेगा, इसी का गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले डीएनए इसमें प्रवाहित हो जाएंगे। तो मान लो ए से कोई बी बच्चा पैदा ले रहा है तो ए के गुणसूत्र में पाए जाने वाले डीएनए इसमें क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। तो इसी डीएनए से हम पता लगा लेते हैं, और इसका डीएनए से कि दोनों में क्या सम्मिश्रण है कि नहीं है, दोनों में एकरूपता है कि नहीं, तभी पता लगा था कि बच्चा इस बाप का बेटा है कि नहीं। पितृवंश का प्रयोग करते हैं हम लोग कि बच्चा इसका बेटा है कि नहीं है। अभी एनडी तिवारी के मामले में जो उठा था, ठीक ना, तो ये हो गया। अब इसी के अंदर जब गुणसूत्र के अंदर जाएंगे हम तो डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। किसके अंदर, गुणसूत्र के अंदर। देखो ये केंद्रक है, केंद्रक द्रव के अंदर गए तो हमको केंद्रक मिला। अब इस केंद्रक के अंदर गए तो धागानुमा क्रोमेटोन मिला, फिर वो सिकुड़ कर गुणसूत्र बन गया। अब गुणसूत्र को चेक किया तो देखे कि डीएनए मिला और आरएनए मिला। इसके अंदर डीएनए को तोड़े देखे कि जीन मिला। बस इतना ही स्ट्रक्चर इसका है, ठीक ना। तो डीएनए की छोटी इकाई क्या होती है, जीन, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक ना।
यही सब हमने बताया कि सबसे पहले एक बार इनको जल्दी से कर लो। उम्मीद है सबको पता समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसको वीडियो को लगातार देखते रहना, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। धन्यवाद। अगला बैच, अगला हम जो इसमें डीएनए पढ़ना, हम लोग को केंद्रक तक पढ़ लिया आज। डीएनए पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है, फिर उसके बाद छोटा सा जीन पढ़ना है, और सेल डिवीज़न का हम छोटा सा पार्ट बता देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, मेन चीज़ सबका पढ़ के निकल जाना। थैंक यू।